स्टूडेंट, अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो खास करके नेशनलिज्म यूरोप नाम के चैप्टर में दिया है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि यहाँ पर हमने स्टार्ट करते हैं द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 1848। इस पॉइंट में एक सब पॉइंट आता है जिसका नाम है 1848 द रिवॉल्यूशंस ऑफ द लिबरल। तो लिबरल लोगों ने रिवॉल्यूशन कैसे किया। हमने देखा कि 1830 में रिवॉल्यूशन हुआ, वहां के लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ा, उसके साथ साथ स्टारवेशन का सामना करना पड़ा। वैसे 1848 ईयर में भी ऐसे छोटे छोटे बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना कॉमन लोगों को करना पड़ा। पहला प्रॉब्लम ये आया उस टाइम में, और वो प्रॉब्लम था उस टाइम का कि अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रहा था यूरोप में। लोगों को काम नहीं मिल रहा था, लोग गांव से शहर जा रहे थे काम करने के लिए। उसके साथ साथ जो खास करके बहुत से लोग पुअर थे, उनको 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा था, और स्टारवेशन के प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रहे थे। इतने सभी प्रॉब्लम की वजह से वहां पर इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे कि जैसे 1848 ईयर यूरोपियन के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानकारक साबित हो रहा था, और कॉमन जनता उसके लिए ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थी, उनको ज्यादा उस पर इंपैक्ट हो रहा था। उसी टाइम में क्या हुआ कि कुछ ऐसे भी वहां के लोग थे, खास करके जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी, इस जगह पर के मिडिल क्लास जो लिबरल लोग थे, इन लोगों को ऐसा लगने लगा कि किसी भी हालत में मिडिल क्लास की जो डिमांड थी वो ज्यादा बढ़ने लगी, और मिडिल क्लास लोगों को लगने लगा कि अपने लिए, अपने देश के लिए खुद की कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है। जैसे फ्रांस में ये सब कुछ मेंटेन हुआ था, वैसे अपने भी देश में मेंटेन होना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। इस वजह से यहाँ पर 1848 में क्या हुआ, मेन एंड वीमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लासेस कंबाइन देयर डिमांड्स उसमें फॉर कॉन्स्टिट्यूशन विद द नेशनल यूनिफिकेशन। 2 डिमांड थी उनकी, एक था उनका एक सेपरेट अलग देश बनना चाहिए, और उनके साथ साथ अपने एक देश के लिए वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है, ऐसा उनको लगने लगा। मतलब ये डिमांड इसलिए थी क्योंकि उनके देश में जो अनार्ची चल रही थी, बहुत टाइम से अनजस्ट जैसा एनवायरनमेंट चल रहा था, कॉमन लोगों को 2 टाइम का खाने के लिए मिल नहीं रहा था। इसी सभी कारणों की वजह से उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं देश का मैनेजमेंट अच्छा नहीं काम कर रहा। और उसी पीरियड में 1848 ईयर में भी ऐसा हुआ कि वहां पर जो किंग था उसने भी पोस्ट छोड़ दी। इसी वजह से कॉमन जनता की डिमांड थी, मिडिल क्लास लोगों की डिमांड ये थी कि उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है। उसके साथ साथ यहाँ पर फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जनता को फ्रीडम ऑफ द प्रेस मतलब किसी के खिलाफ में बोलने का अधिकार मिलना चाहिए, सेंसरशिप हटनी चाहिए, ऐसा उनको लग रहा था। फ्रीडम ऑफ द एसोसिएशन मतलब ग्रुप बनाने का, एसोसिएशन बनाने का, क्लब बनाने का पूरा अधिकार उनको मिलना चाहिए, ऐसे उन्होंने डिमांड की। तो कॉमन जनता भी मतलब मिडिल क्लास जो जनता थी, उनको ये लग रहा था कि अपने पूरे देश में ये सब कुछ मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि देश किसी का बना नहीं था, ना इटली बनी थी, इटली इंडिपेंडेंट देश नहीं बना था, जर्मनी नहीं बनी थी, ऑस्ट्रिया हंगरी भी देश नहीं बना था। एक्चुअली क्या हुआ, ये मिडिल क्लास लोगों की डिमांड थी, उनको ये लग रहा था कि हमें अपने अधिकार मिलने चाहिए। इस वजह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की, फ्रीडम ऑफ प्रेस की डिमांड की, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की डिमांड की। उनको ये लग रहा था ये सभी चीज अगर मिल गई तो हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं, या फिर यूनिफिकेशन हमारा हो सकता है। उसके साथ साथ बाद में सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पर लिया इन द जर्मन रीजन। जर्मन रीजन में भी ऐसा हुआ, जर्मन रीजन में बहुत टाइम से वहां पर मोनार्की चल रही थी, और वहां फिर मोनार्की में कॉमन लोगों को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटी में वो बहुत से कॉमन मिडिल क्लास लोग जो है वो शामिल हो गए, और उनके वहां पर थे मिडिल क्लास थे, उसमें बिजनेसमैन, उसमें प्रोफेसर और प्रॉस्परस आर्टिशियन जो लोग हैं उसमें शामिल हो गए। और इन लोगों ने एक नेशनल असेंबली को वोट करना चाहते थे, और नेशनल असेंबली जो यहाँ पर नाम लिया वोट फॉर जर्मन नेशनल असेंबली फ्रैंकफर्ट। तो एक्चुअली वहां पर उन्होंने उन पर वोट कर दिया, और उसमें 831 इतने मेंबर जीत गए। 831 मेंबर जीतने की वजह से उन्होंने सभी जगह पर क्या किया, फ्रैंकफर्ट में उन्होंने फ्रैंकफर्ट नाम की जगह पर उन्होंने एक नेशनल असेंबली घोषित कर दी, और नेशनल असेंबली घोषित करने की वजह से उनको लगा था कि अपने देश के लिए मतलब रशिया के लिए उस जगह पर एक अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन करने बनाने के लिए उन्होंने ये नेशनल असेंबली बनाई थी। उसमें खास करके जर्मन के मिडिल क्लास लोगों का सबसे बड़ा हाथ था। इसमें हमने लिया प्रोफेसर थे, इसमें कुछ आर्टिशियन लोग थे, प्रॉस्परस आर्टिशियन लोग थे, उसमें बिजनेसमैन लोग थे, मिडिल क्लास पीपल थे। इन सभियों का इन्होंने वहां पर वोटिंग किया। वोटिंग करने के वजह से वहां पर 831 मेंबर जीत गए, और वहां पर उनको ये लग रहा था कि अभी यहाँ पर जो किंग है
यहाँ पर जो नाम है फ्रेडरिक विलियम किंग फोर जो है, किंग ऑफ रशिया, इसको उन्होंने बोला कि आप किंग रहो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में चलना चाहिए। लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। फ्रैंकफर्ट में ये सब कुछ मेंटेन तो हो गया, लेकिन वहां का जो किंग था, यहाँ पर नाम दिया है फ्रेडरिक विलियम फोर, किंग ऑफ रशिया, उसने डायरेक्टली रिजेक्ट किया। उसने डायरेक्टली बोला उसने डायरेक्टली जो वहां के कुछ मोनार्च थे, मतलब जो राजा थे, जो जिन्होंने नेशनल असेंबली को अपोज किया था, वो उसके सपोर्ट में चला गया। लेकिन इस नेशनल असेंबली को उसने सपोर्ट नहीं किया, 831 मेंबर को उसने माना नहीं, क्योंकि उसको लग रहा था कि अपना जो पावर है कम हो जाएगा, क्योंकि ये जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो जाएगा तो वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। इस वजह से कहीं ना कहीं उसको ये लगा, इस वजह से उसने मोनार्च जो थे, अदर जो मोनार्च थे, उनको सपोर्ट किया और एक्चुअली उन्होंने 831 जो असेंबली में जो लोग थे उनको रिजेक्ट कर दिया। इसी कारण ये यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि ये जो यूरोपियन पार्ट में ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, ये आपको ध्यान में रखना है। हेलो स्टूडेंट, अभी हम लेते हैं इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक, जो आता है राइट टू विमेन के बारे में दिया है। 1848 इस ईयर में विमेन को ऐसे कौन से भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले थे, लेकिन उनकी जो लड़ाई है पॉलिटिकल राइट्स के लिए बहुत टाइम से, बहुत सालों से चल रही थी। अभी उनको ऐसा लग रहा था कि उनको पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, लेकिन बहुत से कंट्रोवर्शियल के कारण, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम थे मोनार्की होने के कारण, वहां पर उनको ऐसे वोटिंग के राइट्स नहीं दिए गए। और कोई भी देश ऐसा स्वतंत्र न होने के कारण किसी भी विमेन के बारे में या फिर किसी भी देश में विमेन को वोटिंग के अधिकार नहीं दिए गए। इस वजह से वहां पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया। तो विमेन ने बहुत सी डिमांड की। पहली डिमांड उन्होंने यहाँ पर की है कि वो बहुत सालों तक पार्टिसिपेटेड इन एक्टिवली पार्टिसिपेट हो गए थे, खास करके अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए। दूसरी बात है कि फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी। उन्होंने अलग अलग टाइप की पॉलिटिकल पार्टियां बनाना शुरू किया, किसी ने क्लब बनाना शुरू किया, कि उनको लगता है कि इसी वे से उनको कोई ना कोई उनको पॉलिटिकल राइट्स मिल सकता है या वोटिंग के अधिकार मिल सकते हैं। उन्होंने फाउंडेड न्यूज़पेपर, उन्होंने अलग अलग टाइप के न्यूज़पेपर छापना शुरू कर दिया और अलग अलग जगह पॉम्पलेट्स के जरिए मतलब अवेयरनेस फैलाना शुरू किया विमेन के बीच में जाकर। लेकिन ये सब कुछ काम करते करते उनको ऐसा लगा कि हमें वोटिंग के अधिकार मिलेंगे। तो लेकिन ऐसा बाद में भी ऐसा हुआ कि टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग एंड डेमोस्ट्रेशन। उन्होंने न्यूज़पेपर के साथ साथ अलग अलग एरिया में जाकर उन्होंने डेमोस्ट्रेशन किया, वहां पर उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट हो गए, रैली निकालना शुरू कर दिया, ऐसे उन्होंने डेमोस्ट्रेशन किया। फिर भी ऐसा किसी भी तरीके से इन सभी चीजों का किसी भी उनको अधिकार नहीं मिला, मतलब ऐसे कोई पॉलिटिकल राइट्स उनको मिले नहीं, क्योंकि हमेशा उनके जो पॉलिटिकल राइट्स के बारे में सोचा गया तो हमेशा डिनाइड करते गए, रिफ्यूज किया गया, लेकिन उनको वोटिंग का अधिकार कभी नहीं मिला। मतलब यहाँ पर हमने ऑलरेडी दिया कि विमेन डिनाइड सप्रेज राइट ड्यूरिंग इलेक्शन ऑफ द असेंबली। असेंबली में भी ऐसा उनको कोई वोटिंग का अधिकार उस टाइम में दिया नहीं गया था। इस वजह से इतने उनकी जो स्ट्रगल थी, इतना उनका संघर्ष हुआ, फिर भी उनको ऐसे खास करके वोटिंग के राइट्स नहीं मिले। बाद में ऐसा हुआ कि इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल में भी वैसा ही वहां पर हुआ कि विमेन को वहां पर सिर्फ और सिर्फ विजिटर गैलरी में उनको सिर्फ ऑब्जर्वर के लिए उनको रखा गया, लेकिन उनको कोई भी ऐसा खास वोटिंग के राइट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि विमेन को सिर्फ ऑब्जर्वर बनाकर रखा, लेकिन किसी भी तरीके से उनको वोटिंग का अधिकार, या फिर यहाँ पर हम उसको कह सकते हैं कि सफरेज राइट या फिर राइट टू सफरेज का अधिकार, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वगैरह हम जिसको कहते हैं, ऐसा वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया। इन सभी कारणों की वजह से हमें ये बात डायरेक्टली समझ में आ जाती है कि जो कंजर्वेटिज्म जो थे, इन कंजर्वेटिज्म वालों ने, मतलब ओल्ड थिंकिंग वाले लोगों ने लिबरल नेशनलिस्ट लोगों को अपने कंट्रोल में रखा, उनको जीतने नहीं दिया। 1848 में ऐसे रिवॉल्यूशन हो गए। इन रिवॉल्यूशन के कारण बहुत से प्रॉब्लम्स आ गए, वर्कर के प्रॉब्लम आए, लेबर के प्रॉब्लम्स आए, मिडिल क्लास लोगों के प्रॉब्लम्स आए। फिर भी उन्होंने, कंजर्वेटिव लोगों ने उनको डायरेक्टली कंट्रोल में रखा, उनकी जीत उनको होने नहीं दी उन्होंने। और उसके साथ साथ बाद में ऐसा हुआ, इन कंजर्वेटिविज्म वालों को लगने लगा कि कहीं ना कहीं उनको राइट्स मिलने चाहिए, उनके जो खास करके राइट्स है उनको मिलने चाहिए। इस वजह से उन्होंने वैसा काम करना शुरू किया, जैसे उन्होंने द सर्वडम एंड बाउंडेड जो लेबर थे उनको उन्होंने अबोलिश करना शुरू कर दिया। ये खास करके
हैब्सबर्ग एम्पायर में शुरू कर दिया, इन रशिया में उन्होंने शुरू कर दिया। ऐसे जैसे सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर का जो काम बहुत दिनों से चल रहा था, उनके ऊपर बहुत दिनों से अन्याय हो रहे थे, उन्होंने इनको अबोलिश कर दिया। उनको लगा कि उनको किसी भी हालत में सपोर्ट मिलना चाहिए, और मतलब वर्कर का सपोर्ट मिलना चाहिए, वो लेबर का सपोर्ट मिलना चाहिए, पीजेंट का सपोर्ट मिलना चाहिए। इस वजह से उन्होंने ये सभी काम उन्होंने हैब्सबर्ग एम्पायर ने खास करके कर दिया। उसके साथ साथ हैब्सबर्ग एम्पायर ने उस पीरियड में ज़्यादा हंगरी को यहाँ पर उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। हंगेरियन को 1867 में उनको ज़्यादा अधिकार दिया गया, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो ये सभी पॉइंट ध्यान में रखना है कि विमेन का जो संघर्ष रहा बहुत दिनों तक यूरोपियन कंटिनेंट में, लेकिन उनको ऐसा राइट्स नहीं मिला। बहुत दिनों से उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, पॉलिटिकल राइट्स के लिए उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन किया, न्यूज़पेपर छापना शुरू किया, लेकिन उनको ऐसे राइट्स ऐसे मिले नहीं। उनको एज ऑब्जर्वर बनाकर रखा, और कंजर्वेटिज्म ने उनको पूरा का पूरा कंट्रोल में रखा, ऐसा हम डायरेक्टली कह सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये जो टॉपिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।